जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यह जल संसाधन है क्लास 9th का है। मानव संसाधन और विकास नहीं, क्लास 10th का है। ये मानव संसाधन और विकास चैप्टर से है, ये बुक का नाम है, और ये जल संसाधन से चैप्टर से है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो कितनी धरातल जो जनसंख्या जल की संख्या है, तो धरातल पर 3/4 यानी 75% भाग पे जल है। अगला प्रश्न है, अलवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है? अलवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो अलवणीय जल जो प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतही अपवाह से प्राप्त होता है और भौम जल से प्राप्त होता है। ये अलवणीय जल जो प्राप्त होते हैं कहाँ से? सतही अपवाह और भौम जल के रूप में प्राप्त होते हैं। 2025 तक अनुमान किया गया कि कितने करोड़ लोग जल की कमी से प्रभावित होंगे? तो 20 करोड़ लोग जो हैं वह 2025 में जल से प्रभावित होंगे। जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की उसकी आवश्यकता कैसे करनी है? तो अधिकतया जल की कमी किसके कारण होती है? अधिकतया जल की कमी किसके कारण देखने को मिलती है? तो जल का अतिशोषण करने से, जल को अत्यधिक प्रयोग करने से और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से जल में कमी की देखने को मिलती है। अनाज उत्पादन में वर्तमान में भारत के कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? वर्तमान में जो भारत में कुल विद्युत प्राप्त होता है, जो बिजली प्राप्त होती है, उसमें से कुल कितना विद्युत जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो 22% भाग जो है वह जल विद्युत परिषद से भाग किया जाता है, जिससे 22% भाग जो बिजली प्राप्त की जाती है वो जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार के जल जीवन मिशन JJM, जिसको JJM के नाम से जाना जाता है, की घोषणा का उद्देश्य क्या था? यानी कि भारत सरकार ने जो JJM जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा, जीवन यापन को आसान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तीसरा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर यानी 55 लीटर की सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सक्षम बनाना। तो प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी? तो 55 लीटर पानी सुनिश्चित करने की किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित किया गया था। तो यह जल जीवन जो मिशन है, इसके अंतर्गत ग्रामीण व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी व्यवस्थित कराने के उद्देश्य से किया गया था। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, इसके बारे में बात करेंगे कि जल का संरक्षण और प्रवर्धन की व्यवस्था का प्रमाण कब से मिलता है? तो प्राचीन काल से मिलता है। जल व्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण कब से देखने को मिलता है? तो प्राचीन काल से ही मिलता है। गंगा नदी की बाढ़ को गंगा नदी के बाढ़ गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र कब बनाया गया था? जल संग्रहण तंत्र कब बनाया गया था? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले। कब बनाया गया था गंगा नदी के बाढ़ के जल को जल संग्रहण के रूप में एकत्रित करने के लिए? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले। और दूसरा पूछा इसमें प्रश्न कि इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेश में, इलाहाबाद के नज़दीक कहाँ बनाया गया था? श्रृंगवेश में बनाया गया था। कब? ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेश में बनाया गया था गंगा नदी के बाढ़ का जो जल संग्रहण करना था। किस राजा के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो कलिंग उड़ीसा में मिलते हैं। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, बेल्लूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में मिलते हैं। यानी कि उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो कलिंग उड़ीसा से, नागार्जुन आंध्र प्रदेश से, बेल्लूर कर्नाटक से और कोल्हापुर महाराष्ट्र से मिलते हैं। 11वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है? 11वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी थी? 11वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी थी? भोपाल झील थी। कौन सी झील थी? भोपाल झील थी। दिल्ली के श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किसने किया था? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने किया था। प्राचीन काल से सिंचाई के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं? पहला, पत्थरों और मलबे से बांध बनाए जाते हैं। दूसरा, जलाशय अथवा झीलों से तटबंध बनाए जाते हैं। तीसरा, नहरों जैसी उत्कृष्ट जलाशय की कृतियां बनाई जाती हैं। बांध क्या है? बांध किसे कहते हैं? बांध जो है वह बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। दूसरा, बांध है वह होता है जो आमतौर पर जलाशय या झील बनाती है। बांध का अर्थ किसके लिए किया जाता है? किसके अर्थ में किया जाता है? तो बांध का अर्थ जलाशय के लिए और उसके ढांचे से नहीं किया जाता है। बांध का अर्थ जलाशय के लिए किया जाता है, उसके ढांचे से नहीं किया जाता है। यानी बांध का अर्थ किसके लिए किया जाता है? तो जलाशय के लिए किया जाता है, उसके ढांचे से नहीं किया जाता। यानी कि ढांचा बना देने से उसको बांध नहीं कहते हैं। जब उसमें जलाशय एकत्रित होता है तो उसको बांध कहते हैं। यह मेन पॉइंट ध्यान रखना जरूरत है। यानी कि बांध का अर्थ किसके लिए किया जाता है? तो बांध का अर्थ जलाशय के लिए किया जाता है, ना कि उसके ढांचे के लिए।
बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना, उसके उद्देश्य, उसकी ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। यानी बांध का जो अर्थ होता है, बांध का अर्थ जलाशय के लिए किया जाता है, लेकिन बांधों का वर्गीकरण उसके ढांचे के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर बांध का वर्गीकरण करना है तो बांध का वर्गीकरण उसकी संरचना देखेंगे, उसके उद्देश्य देखेंगे, उसकी ऊंचाई के अनुसार उसकी ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। ठीक, और अगर बांध का अर्थ की बात करें तो बांध का अर्थ क्या हो जाएगा? जलाशय हो जाएगा। बांधों की संरचना एवं प्रयुक्त पदार्थ आधार पर कितने उपवर्ग में बांटा जाता है? तो बांधों की संरचना एवं उसमें उपयुक्त प्रयुक्त जो पदार्थ लगे हैं उसके आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है: लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध। यानी बांधों की संरचना के और उसमें पदार्थों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। किसके? लकड़ी के बांध के रूप में, तटबंध बांध के रूप में और पक्का बांध के रूप में। ऊंचाई के अनुसार बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऊंचाई के अनुसार बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बड़े बांध के रूप में, मुख्य बांध के रूप में, नीचे बांध के रूप में, मध्य बांध के रूप में और उच्च बांध के रूप में। तो ऊंचाई के अनुसार बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो बड़े बांध के रूप में, मुख्य बांध के रूप में, नीचे बांध के रूप में, ठीक है, मध्य बांध के रूप में और उच्च बांध के रूप में किया जाता है। परंपरागत बांध किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? परंपरागत बांध जो होते थे वो किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? तो परंपरागत बांध जो होते थे वे नदियों और वर्षा का जल इकट्ठा कर खेती की सिंचाई के लिए बनाए जाते थे। यानी प्राचीन काल में जो बांध बनाए जाते थे परंपरागत रूप से, वह नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करके खेती की सिंचाई करने के लिए बनाए जाते थे। आजकल के बांध का किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? आजकल के बांध किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो आजकल के बांध सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, आंतरिक नौचालन के लिए बनाए जाते हैं और मछली पालन के लिए बनाए जाते हैं। सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है? तो सतलज नदी पे बना है। इस किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन करने और सिंचाई के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि महानदी बेसिन हीराकुंड बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? महानदी बेसिन हीराकुंड बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? तो जल संरक्षण के लिए किया गया है और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करने के लिए किया गया है। यानी कि महानदी बेसिन हीराकुंड बांध का निर्माण किसके लिए किया गया? तो जल संरक्षण के लिए और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करने के लिए किया गया। वहीं भाखड़ा नांगल बांध का किस उद्देश्य थे? तो जल विद्युत और सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस आधार पर शुरू किया गया था? स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस आधार पर शुरू किया गया था? तो समन्वित जल संशोधन प्रबंधन उपागम पर। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस आधार पर शुरू किया गया? तो समन्वित जल संशोधन और उनके प्रबंधन उपागम पर किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस रूप में देखा गया है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस रूप में देखा गया? तो जो उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के वाहन के रूप में देखा गया है। यानी कि जो हमारे औपनिवेशिक शासन में जो हमारे पास समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाना लगा था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेहरू के अनुसार परियोजनाएं किसका समन्वित रूप में विकास करेंगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि किसका समन्वित रूप परियोजनाओं को विकास करने में होगी? तो उन्होंने बताया कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का और औद्योगिकीकरण और नगरीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था का। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में कौन से पर्यावरण आंदोलन चलाया जा रहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया तो उनके विरोध में पर्यावरण आंदोलन कौन सा चलाया गया? तो इसके लिए आंदोलन जो चलाए गए थे वो आंदोलन थे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन चलाए गए थे। टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए गए थे। अगला प्रश्न है कि इन परियोजनाओं को मुख्य कारण क्या है? इन परियोजनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के लिए। अब जो बृहद स्तर पर स्थापन, यानी कि अगर ये परियोजनाएं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन बन रहा था तो यहाँ पे जो स्थानीय समुदाय थे उनको विस्थापन होना पड़ता था, इसीलिए इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बांध लोगों के बीच जल उपयोग और लाभ चाहने वालों के बीच संघर्ष की घटना कहाँ देखने को मिली? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांध जो है वह लोगों के बीच जल उपयोग, यानी बांध बनेगा तो लोगों को जल उपयोग मिलेगा और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष की घटना कहाँ देखने को मिलती है? तो घटना देखने को मिलती है गुजरात में साबरमती बेसिन में।
गुजरात में साबरमती बेसिन में, यहाँ पे साबरमती में कौन सा परियोजना बना था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बना था। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लोगों के बीच जल का उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष की घटना देखने को मिली थी। गुजरात में साबरमती में क्या घटना घटी, गुजरात में साबरमती में क्या घटना घटी थी, सूखे के दौरान नगरों को जल देने पर वहाँ के किसानों ने उपद्रव मचाए।